आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शबनम कुमारी में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे विज्ञान कक्षा 7 पाठ 14 ऊष्मा के बारे में। बच्चों, ऊष्मा के बारे में हम लोगों ने अच्छे से जानकारी प्राप्त की और आज के भाग में बच्चों हम लोग इसके सारे अभ्यास प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके सारे अभ्यास प्रश्न उत्तर को देखते हैं। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा बच्चों और सारे क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पहला है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से क्या ऊष्मारोधी है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क नंबर में लोहा, ख नंबर में सोना, ग में चांदी और घ में प्लास्टिक है। तो ऊष्मारोधी का मतलब होता है बच्चों जिससे होकर ऊष्मा जो है वो प्रवाहित नहीं होती है। तो 4 जो ऑप्शन है जिसमें लोहा, सोना, चांदी, ये चारों जो है ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि प्लास्टिक जो है वो कुचालक होता है। इससे होकर ऊष्मा जो है वो प्रवाहित नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ नंबर में प्लास्टिक। आगे देखते हैं दूसरे प्रश्न को। एक खाना पकाने का बर्तन काला होता है क्योंकि। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क नंबर में काले पदार्थ अधिक गर्मी अवशोषित करते हैं, ख में है काली सतहों को साफ करना आसान है, ग में है काले पदार्थ अधिक गर्मी को दर्शाते हैं, घ में है बर्तन की सामग्री क्षतिग्रस्त नहीं होती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काले पदार्थ अधिक गर्मी अवशोषित करते हैं। काला पदार्थ जो होता है वो गर्मी अधिक अवशोषित करता है और हमारा भोजन जो है वो जल्दी पक जाता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है यहाँ, लोहे की एक गोली 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया, इसे पानी से भरे एक मग में गिरा दिया गया। पानी का तापमान भी 50 डिग्री सेल्सियस था। ऊष्मा का प्रवाह क्या है या क्या होगा। तो इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला है लोहे की गोली से पानी की ओर होगा। आगे देखते हैं। आगे है ख नंबर में पानी से लोहे की गोली की ओर होगा। ग में है किसी भी दिशा में नहीं होगा। घ में है दोनों की ओर होगा। तो इसका सही हो जाएगा ग नंबर में किसी भी दिशा में नहीं होगा। चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, गर्मी स्थानांतरण की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। क नंबर में है चावल, ख में है संवहन, ग में है विकिरण और घ में है सभी। तो इसका भी सही हो जाएगा ग नंबर में विकिरण। विकिरण में जो है वो किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है गर्मी स्थानांतरण में। आगे जो है प्रश्न संख्या 2 में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, तो इसे मैंने कॉपी में लिखा हुआ है, आप लोग को बता रही हूँ। दूसरा नंबर में है, एक स्वस्थ व्यक्ति का औसत तापमान क्या होता है, पता कीजिए। तो उत्तर मैंने लिखा हुआ है, एक स्वस्थ व्यक्ति का औसत तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तवे को पकड़ने का हत्था लकड़ी का बना होता है क्यों। उत्तर मैंने लिखा हुआ है क्योंकि लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है और गर्म नहीं होता है, जिसके कारण कि उसे पकड़ने में हमें आसानी होती है। आगे देखते हैं। आगे है चौथा, तापमापी में पारा का प्रयोग क्यों होता है। उत्तर है पारा ऊष्मा का सुचालक होता है। दूसरा नंबर में है तापमान बढ़ने से पारा का प्रसार एक समान होता है। तीसरा है पारा चमकदार है और शीशे के बाहर से भी देखा जा सकता है। चौथा है पारा शीशे से चिपकता नहीं है। यही 4 वजह हैं जिससे तापमापी में जो है वो पारे का ही प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। ऊष्मा चालक का 2 उदाहरण है लोहा, एल्युमिनियम और ऊष्मारोधी का 2 उदाहरण है प्लास्टिक और लकड़ी। आगे देखते हैं। 6ठा नंबर में है, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी तापमापी की समानताएं और अंतर लिखिए। तो उत्तर में पहला जो है समानताएं मैंने लिखा हुआ है। समानताएं हैं डॉक्टरी प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर की जो समानता है वो है दोनों तापमान मापते हैं। बी नंबर में है दोनों में पारे का इस्तेमाल होता है। और असमानताएं में है पहला नंबर में प्रयोगशाला तापमापी में तापमान अपने आप गिर जाता है, परंतु डॉक्टरी थर्मामीटर में ऐसा नहीं होता है। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है।
आगे देखते हैं 7वें प्रश्न को। 7वां प्रश्न है, सर्दियों में एक मोटा चादर ओढ़ने के बदले 2-3 पतले चादर ओढ़ने से अधिक उष्मा मिलती है, व्याख्या करें। उत्तर मैंने लिखा हुआ है, यदि हम एक मोटा चादर ओढ़ने के बदले 2-3 पतले चादर ओढ़े तो उसमें व्याप्त हवा जो है वो संग्रहित करती है वो, परंतु इसके बीच बंधी परतों के बीच जो है वो बंधी हुई वायु हमारे शरीर की क्या करती है, शरीर के ऊष्मा को बाहर के ठंडे वातावरण से बचाती है। हमें गर्माहट का एहसास होता है, जिसके कारण कि हमें गर्माहट का एहसास होता है। आगे देखते हैं 8वें प्रश्न को। 8वां प्रश्न है, समुद्र समीर और थल समीर कैसे चलता है, सचित्र व्याख्या कीजिए। बच्चों इसमें चित्र बनाना है, मैंने चित्र नहीं बनाया है, किताब में इसका जो है वो चित्र दिया हुआ है। मैं इसका आंसर आपको बता रही हूँ। आंसर मैंने लिखा हुआ है, दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा जल्दी गर्म होता है, स्थल के ऊपर वायु गर्म ऊपर उठती है, इसका स्थान जो है वो लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए थल की ओर से गर्म जो होता है वायु समुद्र की ओर बह जाती है और उसके बाद क्या होता है, समुद्र की ओर से आने वाली वायु जो है वो समुद्री समीर कहलाती है। रात्रि के समय यह क्रिया ठीक उल्टा हो जाता है, स्थल की ओर से ठंडी वायु जो है वो समुद्र की ओर जाता है और स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर जो बहता है उसे ही हम लोग थल समीर कहते हैं। आगे देखते हैं, सर्दियों में चिड़िया अपने पंख फुलाकर बैठी रहती है, क्यों? उत्तर है, सर्दियों में चिड़िया को भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है और पंख फैलाने से उनकी शरीर की ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती और शरीर जो है वो गर्म रहता है। 10वां प्रश्न है, गर्मियों में और सर्दियों में उपयोग लाए जाने वाले छाते का रंग क्या एक ही रंग का होना चाहिए, क्यों? उत्तर मैंने लिखा हुआ है, नहीं। गर्मियों में हल्के रंग के छाते का उपयोग करना चाहिए ताकि बाहर से उन पर पड़ने वाली ऊष्मा के अधिकांश भाग जो हैं वो परावर्तित कर दे। हल्का रंग का जो भी छाता होता है वो ऊष्मा को जो है वो परावर्तित कर देते हैं और सर्दियों में इसके बिल्कुल विपरीत करना चाहिए, काले रंग का छाते का प्रयोग करना चाहिए ताकि जो है उन पर पड़ने वाली ऊष्मीय विकिरण के अधिकांश भाग को जो है वो अवशोषित करे और क्या करे, गर्माहट जो है वो महसूस कराए। तो बच्चों आज का पार्ट जो है सारे प्रश्न उत्तर हमारे सॉल्व हो चुके हैं आज के भाग में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चों। चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह मैं आपको प्रश्न उत्तर और पाठ के बारे में जो है वो बताते रहूँ। धन्यवाद।